प्रिय विद्यार्थियों और मेरे मित्रजनों, माय फ्रेंड्स, आपका दिन सदैव शुभ रहे, हर दिन शुभ रहे, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूं। मैं संतलाल के रूप में जाना जाता हूं, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया पीजी कॉलेज चूरू, राजस्थान से ऑनलाइन आपको आज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ाने जा रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म एंड अपन पढ़ चुके हैं। आज पढ़ रहे हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ कुछ ऐसे बिंदु आएंगे जो आपके लिए विशेष तौर से नए होंगे और ध्यान से सुनना, तभी आपके ये कंसेप्ट जो हैं, अवधारणाएं जो हैं वो क्लियर होंगी। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म नाम क्यों दिया है कि पहले कैटाबॉलिज्म होगा यानी डाइजेशन होगा प्रोटीन्स का और एमिनो एसिड्स बनेंगे और उसके बाद में एमिनो एसिड्स का डिग्रेडेशन होगा। एमिनो एसिड्स की संख्या आपको पता है 20 होती है, जिसमें से 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। 10 अमीनो अम्ल को भोजन के साथ ग्रहण करना पड़ता है, आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, और अनावश्यक जो है वो बॉडी के अंदर इटसेल्फ बॉडी अपने आप बनाती है, जिसमें से एक नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में मैं पहले ही बता देता हूं। ये विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्लाइसिन इज ए सिंपलेस्ट एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होता है, जिसमें जो किरेल कार्बन होता है, यानी सामान्यतया एमिनो एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है कार्बन के साथ में एक एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। लेकिन किरेल कार्बन के ऊपर विभिन्न प्रकार के 4 फंक्शनल ग्रुप न होते हुए ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। किरेल सेंटर इनमें एब्सेंट होगा। किरेल सेंटर एब्सेंट क्यों होगा? क्योंकि कार्बन के ऊपर आर ने होकर के जो अन्य अमीनो अम्ल के अंदर एक COOH होता है, एक NH2 होता है, एक हाइड्रोजन होता है, दूसरा आर जुड़ा हुआ होता है जिसको एल्किल ग्रुप या कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है, वहां भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। यानी दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होगा और NH2 जुड़ा हुआ होगा। ऐसा ग्लाइसिन ही एक एमिनो अम्ल है जो विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, चाहे कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे UPSC की एग्जाम हो, वहां पे पूछा जाता है। इसमें मुख्यतया 3 बड़े प्रश्न बनते हैं, मेजर क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन: डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड देयर अब्जॉर्प्शन, प्रोटीन्स का पाचन और उनका अवशोषण। दूसरा, एमिनो एसिड डिग्रेडेशन, एमिनो एसिड का अपघटन कैसे होगा, टूटेंगे कैसे। ये 2 प्रोसेस द्वारा होगा, डीएमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेशन के द्वारा। हो सकता है मैं दोनों को एक साथ पढ़ाने का प्रयास करूं एक ही वीडियो के अंदर। अगर वीडियो लंबा बनता दिखाई देगा तो मैं अलग अलग डीएमिनेशन और ट्रांसएमिनेशन आपको अलग अलग वीडियोज के अंदर आपकी समक्ष प्रस्तुत करूंगा। थर्ड होता है ऑर्निथिन साइकिल। ये मेजर भी होता है, माइनर होता है, यानी शॉर्ट टाइप भी पूछा जा सकता है और ऐसे टाइप भी पूछा जा सकता है। और ऐसे टाइप तब पूछा जाएगा जब विद स्ट्रक्चरल फॉर्मूली पूछी जाएंगी, संरचनात्मक सूत्र साथ में पूछे जाएंगे, तो ये क्वेश्चन बनता है ऐसे टाइप का। और संरचनात्मक सूत्र अगर नहीं पूछे जाएंगे तो ये बनता है शॉर्ट नोट ऑर्निथिन साइकिल। इट इज वेरी यूनिक ऑर्निथिन साइकिल। शॉर्ट नोट्स होते हैं फैट ऑफ कार्बन स्केलेटन ऑफ एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स के कार्बन का भविष्य क्या है, क्या कंकाल है, भविष्य कंकाल क्या है, कार्बन स्केलेटन। यानी एसिटाइल कोएंजाइम A बनाने के बाद में ये कौन कौन से
अपने पास 10 एसेंशियल एमिनो एसिड अपन भोज्य पदार्थों के साथ में इंटेक प्रोटीन के साथ में क्या कर रहे हैं, 10 ही ले रहे हैं, बाकी की रिमेनिंग 10 बॉडी कैसे बनाएगी, वहां ये एमिनो एसिड्स बनेंगे। और दूसरा शॉर्ट होता है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन से, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड देयर अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन फूड। अपन जो भोज्य पदार्थ जो ग्रहण कर रहे हैं उनके अंदर प्रोटीन्स के कौन कौन से स्वरूप होते हैं, कौन कौन से विभिन्न रूप होते हैं जो पाए जाते हैं। एल्ब्यूमिन्स एंड ग्लोबुलिन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, कैसिनोजन्स, कोलेजन एंड जिलेटिन, स्क्लेरोप्रोटीन, म्यूसिन एंड इलास्टिन। बट मनुष्य की आहार नाल में, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन बीइंग के मनुष्य की आहार नाल के अंदर ओनली फर्स्ट 3 यानी एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन और कैसिनोजन्स का ही पाचन होता है। बाकी के रिमेनिंग 4 जो और हैं इनका पाचन नहीं होता। लिखा है इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल ओनली फर्स्ट 3 फॉर्म्स कैन बी डाइजेस्टेड, यानी कि सिर्फ 3 ऊपर वाले 3 का ही पाचन संपन्न हो सकता है। नेक्स्ट, एम ऑफ डाइजेशन, पाचन का उद्देश्य क्या है, यानी प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में तोड़ना और वो एमिनो एसिड्स अंतर्भित्ति की उपकला कोशिकाओं के द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सके। ये है इनका उद्देश्य, टू कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड्स व्हिच कैन बी इजीली अब्सॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टिनल एपिथेलियम। आंतरीय उपकला कोशिकाओं या एपिथेलियल सेल्स के द्वारा एमिनो एसिड्स आसानी से अवशोषित किए जा सकते हैं, इसलिए इनका ब्रेकडाउन, जो प्रोटीन्स होती है उनका ब्रेकडाउन एमिनो एसिड्स में होता है। ये होता है पाचन का, प्रोटीन के पाचन का एम यानी उद्देश्य। एम का मतलब उद्देश्य। साइट ऑफ डाइजेशन, इन अवर एलिमेंट्री कैनाल देयर आर 4 मेजर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इन विच डाइजेशन टेक्स प्लेस। अपने आहार नाल के अंदर 4 ऐसे पाचकीय अंग होते हैं जहां प्रोटीन के पाचन होता है, लेकिन 4 में से 3 ही जगह होगा। पहले वाले में बता दिया कार्बोहाइड्रेट का भी 3 ऑर्गन में होगा, प्रोटीन लिपिड का भी, फैट का जो बताया था उनका भी 3 जगह होता है, और प्रोटीन का भी 3 जगह होता है। जहां फैट का पाचन हुआ था वहीं प्रोटीन का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का बकल कैविटी में होता है, जबकि इनका फैट और प्रोटीन्स जितने भी हैं उनका पाचन मुख गुहा में या बकल कैविटी में नहीं संपन्न होता। फर्स्ट ले रहे हैं, यानी देयर आर 4 डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इन बकल कैविटी वेयर डाइजेशन टेक्स प्लेस, जहां पाचन संपन्न होता है किसका, प्रोटीन्स का। बकल कैविटी, स्टोमक, ड्यूडेनम and ileum. Duodenum and ileum is the part of the small intestine. Small intestine is divisible into 3 distinct forms. छोटी आंत्र जो होती है वो 3 भागों में विभाजित उपविभाजित हो जाती है। कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में। तो ड्यूडेनम और इलियम छोटी आंत्र यहाँ मुख्य रूप से पाचन का एक मुख्य भाग होता है, मुख्य डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है। डाइजेशन इन बकल कैविटी, पहला पॉइंट ले रहे हैं। Digestive glands, activation of the digestive glands, digestive juice, medium of digestion, same as those in carbohydrate digestion. जैसा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में अपन ने पढ़ा था वैसा का वैसा यहां होगा, सेम एज दोज इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, जिनको वर्णित मैंने पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन वीडियो नंबर फर्स्ट डाइजेशन वाले में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट वाले में ढंग से हर चीज एक एक पॉइंट समझाया था। 5th पॉइंट आ रहा है, एंजाइम्स प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव जूस। बकल कैविटी के अंदर जूस का नाम होता है सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होने वाला जूस जो होगा वो लार या सलाइवा होगा, और इस लार के अंदर नो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट ड्यू टू दिस रीजन, यानी प्रोटीन का अपघटन करने वाले एंजाइम्स
लार में या सलाइवा में अनुपस्थित होते हैं, इसलिए प्रोटीन का यहां पाचन संपन्न नहीं होगा। तो 6th पॉइंट, एंजाइम्स इन डाइजेस्टिव जूस नहीं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस फॉर्म ऑफ द फूड आफ्टर डाइजेशन यहां नहीं होंगे। मैंने आपको शुरुआत वाले वीडियोज के अंदर बताया था कि हर ऑर्गन के अंदर 7-7 पॉइंट आएंगे, यहां 2 पॉइंट नहीं आएंगे। सेकंड डाइजेस्टिव ऑर्गन आ रहा है स्टोमक यानी आमाशय। इसमें भी शुरुआत के जो 4 पॉइंट हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होंगी उनका एक्टिवेशन होगा, सक्रियकरण होगा, तब जूस बनेगा। तो डाइजेस्टिव जूस का नाम लिखना पड़ेगा। और डाइजेस्टिव जूस के अंदर माध्यम कैसा होता है, किस प्रकार के माध्यम में ये पाचन करते हैं, तो मीडियम ऑफ डाइजेशन वो भी सेम वैसा ही होगा जो अपन ने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा है, सेम एज दोज इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में था वैसा का वैसा इसी में होता है। एंजाइम्स इन डाइजेस्टिव जूस, यहां प्रोटीन का पाचन होगा। प्रोटीन और फैट का पाचन बकल कैविटी में नहीं होता है, ओनली कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। बाकी के इन 3 ऑर्गन किसमें, स्टोमक, ड्यूडेनम और इलियम के अंदर प्रोटीन और फैट का पाचन होता है, यहां प्रोटीन का पाचन ले रहे हैं। एंजाइम्स कौन कौन से पाए जाते हैं, यहां एंजाइम पेप्सिन और रेनिन होगा। ध्यान देना, पुस्तकों के अंदर भी लिखा हुआ है RENIN, रेनिन NIN, जिसका दूसरा नाम है काइमोसिन। रेनिन RENIN एंजियोटेंसिनोजन तो किडनी के द्वारा स्रावित होने, किडनी के अंदर जो जस्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस होता है नेफ्रॉन का, उससे स्रावित होने वाला कुछ हार्मोन बोलते हैं, कुछ एंजाइम बोलते हैं, लेकिन हार्मोन होगा वो। यहां रेनिन RENIN होगा, ध्यान देना, ये एंजाइम होता है। पेप्सिन और रेनिन दो, रेनिन का दूसरा नाम है काइमोसिन। पेप्सिन इज सीक्रेटेड इन इनएक्टिव पेप्सिनोजन। यहां थोड़ा सा ध्यान देना कि पेप्सिन और क्या आ रहा है, रेनिन, 2 प्रकार के यहां एंजाइम्स होते हैं। ये दोनों एंजाइम्स आमाशय की किस प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित किए जाते हैं, चिप सेल्स के द्वारा। यहां HCl का भी सीक्रेशन होता है आमाशय के अंदर, ऑक्जेंटिक सेल्स बताई हैं, लेकिन ऑक्जेंटिक सेल्स के साथ में यहां पैरेटल सेल्स भी कहलाती हैं। क्या कहलाती है, पैरेटल सेल्स। पेप्सिन इज सीक्रेटेड एज इनएक्टिव पेप्सिनोजन। जन अगर किसी एंजाइम के आगे लगता है तो वो हमेशा निष्क्रिय रूप होगा, इनएक्टिव फॉर्म होगी। पेप्सिनोजन के आगे जन लग रहा है, इसका मतलब इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो इनएक्टिव फॉर्म में या निष्क्रिय रूप में स्रावित किया जाता है और कन्वर्टेड टू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन बाय HCl। और ये एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन नामक एक्टिव सक्रिय रूप जो एंजाइम का है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा, HCl के द्वारा एक्टिव होगा। इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन, एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में HCl के द्वारा बदलेगा। देन अगर थोड़ा सा भी पेप्सिन अगर बन गया तो ऑटोकैटालाइसिस द्वारा, अपने आप स्वतः उत्प्रेरण द्वारा, स्व उत्प्रेरण द्वारा, यानी ऑटोकैटालाइटिकली by itself, that is a small amount of pepsin can cause the activation of the remaining pepsinogen। यानी थोड़ी सी भी मात्रा एक बार पेप्सिन की बन जाएगी तो बचे हुए पेप्सिनोजन जो निष्क्रिय रूप से पाए जाने वाला, इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाने वाला जो एंजाइम पेप्सिन है, पेप्सिनोजन है, उसको एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में बदल लेगा। पेप्सिनोजन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू एक्टिव फॉर्म पेप्सिन। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है और पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में है। किसके द्वारा बदलेगा, HCl के द्वारा। और मोर पेप्सिनोजन ऑटोकैटालाइसिस बाय पेप्सिन इटसेल्फ,
यानी पेप्सिन की स्मॉल अमाउंट, थोड़ी सी भी मात्रा अगर बन गई, यहाँ ऊपर लिखा है अपन ने, पेप्सिन की थोड़ी सी भी मात्रा बन गई तो अपने आप ऑटो कैटालाइसिस, स्व उत्प्रेरण के द्वारा ये पेप्सिन में सक्रिय रूप में बदल जाएगा, अगर बचा हुआ पेप्सिनोजन निष्क्रिय रूप से एंजाइम के रूप में पड़ा है तो। रेनिन इज आल्सो सीक्रेटेड एज इनएक्टिव प्रोरेनिन। रेनिन भी निष्क्रिय रूप से स्त्रवित किया जाता है, विच इज कन्वर्टेड टू रेनिन एंजाइम बाई HCl। HCl यहाँ दोनों एंजाइम्स को एक्टिव करने का कार्य कर रहा है, तो प्रोरेनिन रूप में ये इनएक्टिव फॉर्म में स्त्रवित किए जाते हैं, और एक्टिव रूप में रेनिन एंजाइम प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म होती है, और HCl के द्वारा ये एक्टिव फॉर्म रेनिन एंजाइम में बदल जाता है, तभी जाकर के ये अपनी एंजाइमी अभिक्रियाएं शो करेगी। रेनिन इज आल्सो सीक्रेटेड as inactive prorenin which is converted to renin enzyme by HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में इनएक्टिव फॉर्म प्रोरेनिन की जो है वह एक्टिव फॉर्म रेनिन में बदल जाती है। यहाँ अब लेंगे एंजाइम रिएक्शंस। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना बहुत जरूरी है, एक एक इक्वेशन को, एक एक समीकरण को ध्यान से सुनना, आपकी समझ में आ जाएगा, मैं दावा करता हूं। पेप्सिन ट्रांसफॉर्म्स प्रोटीन इनटू पेप्टॉन्स थ्रू फॉलोइंग स्टेजेस। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन जितने भी अपन ने ली उनको पेप्टॉन्स में तोड़ेगा, पेप्टॉन्स तक ही तोड़ता है। देखिए प्रोटीन है या प्रोटीन्स जो भी जितने 3 प्रकार की शुरुआत की जो प्रोटीन बताई थी वो प्रोटीन है। पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में यहाँ HCl मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे एसिड काम में आएगा, और वो जो प्रोटीन बनेगी वो एसिड मेटा प्रोटीन बनेगी। इस एसिड मेटा प्रोटीन के ऊपर फिर पेप्सिन क्रिया जारी रखता है और प्राइमरी प्रोटीजेज बनते हैं। प्राइमरी प्रोटीजेज के ऊपर फिर पेप्सिन एंजाइम एक्टिव फॉर्म में अपनी क्रिया जारी रखता है और सेकेंडरी प्रोटीजेज में बदलता है, और सेकेंडरी प्रोटीजेज के ऊपर पेप्सिन फिर क्रिया करके उनको पेप्टॉन्स में तोड़ देता है। तो पेप्टॉन्स तक ही जो प्रोटीन्स होते हैं उनका स्टोमक में पाचन होगा। नेक्स्ट, रेनिन। रेनिन क्या करता है? कॉजेज कोगुलेशन ऑफ मिल्क, यानी रेनिन जो है ये दुग्ध का स्कंदन करने का कार्य करता है, यानी दूध को फाड़ने का कार्य करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम आयन की उपस्थिति में ये रेनिन जो एंजाइम जो होता है, ये जो मिल्क प्रोटीन होती है उसका कोगुलेशन या एग्लूटिनेशन या फाड़ने का, कर्ड बनाने का, दही जैसे रूप बनाने का कार्य करता है। छोटे बच्चे या अपन वयस्क अवस्था की बात, मैं वयस्क अवस्था में हूँ, हमारे में रेनिन नहीं पाया जाता है, और पाया भी जाता है तो बहुत ही अल्प होगा। लेकिन छोटे शिशुओं के अंदर जब दूध पीने के बाद में वापस वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है, तो फटा हुआ सा दूध आता है, जैसा दूध इंटेक किया था वैसा नहीं आता। इसका मतलब फटा हुआ दूध को अपन कर्डल्ड मिल्क बोलेंगे। कर्डल्ड मिल्क जो है वो ये कहलाएगा कैल्शियम पैराकेसिनेट। और कैल्शियम पैराकेसिनेट कैसे बनता है कि कैसिनोजन रूप में मिल्क के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो सोल्यूबल फॉर्म में होती है, और सोल्यूबल फॉर्म में होती है तो उसका नाम होता है कैसिनोजन। इसके ऊपर रेनिन और कैल्शियम आयन दोनों क्रिया करते हैं और कैसिन में बदल देते हैं, और कैसिन जो होता है वो अघुलनशील या इनसोल्यूबल फॉर्म में होता है। आगे की जितनी भी अभिक्रियाएं चलेगी कैसिन बनने के बाद में वो पेप्सिन के द्वारा चलेगी। अब पेप्सिन जो है इनको पेप्टॉन्स में तोड़ देता है। देखिए, रेनिन कॉजेज द कोगुलेशन ऑफ मिल्क इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। रेनिन चेंजेस सोल्यूबल कैसिनोजन प्रोटीन टू मिल्क टू इनसोल्यूबल कैसिन या कैल्शियम पैराकेसिनेट या कर्डल्ड मिल्क, फटा हुआ दूध या कैल्शियम पैराकेसिनेट। कैसिन का दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम पैराकेसिनेट, क्योंकि इसके साथ में कैल्शियम जुड़ गया।
विच इज देन एक्टेड ऑन बाय पेप्सिन। उसके बाद में इसके ऊपर अभिक्रिया या क्रिया कौन जारी रखता है? पेप्सिन क्रिया करता है। रेनिन इज इंपॉर्टेंट इन डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ इन्फेंट्स या इन्फेंट्स, नॉट इन्फेंट्स। रेनिन जो है वो इन्फेंट्स, जो शिशु होते हैं, बेबी जो होते हैं, उनके अंदर बहुत महत्वपूर्ण पाचन के अंदर दुग्ध प्रोटीन का पाचन में विशेष रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बिकॉज इट प्रिवेंट्स द रैपिड पैसेज ऑफ मिल्क फ्रॉम स्टोमक। स्टोमक से द्रुत गति से भोजन, दुग्ध जो है, मिल्क जो है, वो ड्यूडेनम में न चला जाए, इसलिए ये यहाँ रोक लेता है। और रेनिन इज सेड टू बी एब्सेंट फ्रॉम द स्टोमक ऑफ एडल्ट्स। माना जाता है कि वयस्कों के अंदर रेनिन जो होता है वो अनुपस्थित होता है। अगर पाया भी जाता है तो स्मॉल क्वांटिटी में उपस्थित हो सकता है। अब इन्फेंट्स क्या है? ये एक लैटिन वर्ड से बना है मित्रों, इन्फेंट से बना है। इन्फेंट जो शब्द है वो एक लैटिन वर्ड इन्फेंट से बना है। इन्फेंट्स का मतलब है कि अनेबल टू स्पीच, बोलने में अयोग्य या स्पीचलेस, या बेबी। और बेबी अगर होगा, शिशु होगा, तो बर्थ से 4 इयर्स तक के बच्चे को बेबी के रूप में जाना जाता है। अब बात आई न्यू बॉर्न इन्फेंट, जिसका दूसरा नाम है नियोनेट। बहुत महत्वपूर्ण है ये नियोनेट। न्यू बॉर्न इन्फेंट इज पर्यायवाची है, सिनोनिम ऑफ नियोनेट। वो होता है 28 डेज फ्रॉम बर्थ। बर्थ से लेकर के 28 डेज तक ये जो होते हैं, इनको सबसे ज्यादा खतरा होता है मृत्यु का, हाईएस्ट रिस्क ऑफ डाइंग। लेकिन इनकी टोटल फिजियोलॉजी की विभिन्न बुक्स के अंदर जब इनकी उम्र निकाली गई तो इन्फेंट की उम्र होती है जन्म से, बर्थ से लेकर के 1 साल तक, 1 ईयर तक, यानी 365 डेज तक जो शिशु होता है उसको इन्फेंट्स कहते हैं। और वैसे सामान्यतया 28 डेज तक ही इन्फेंट्स कहलाता है। क्यों? कि वहाँ उनकी मृत्यु दर सबसे ज़्यादा होती है, रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी सार संभाल, माँ का स्तनपान करवाना, उसके द्वारा ही तो उनको न्यूट्रिशन यानी पोषण मिलेगा, भोजन मिलेगा। तो ये इन्फेंट्स के बारे में बताया है। बेबी 1 to 4 ईयर्स, 1 डेज यानी बर्थ से लेकर के 4 ईयर्स तक, और इन्फेंट जो होता है वो बर्थ से 1 ईयर तक के छोटे शिशु को अपन इन्फेंट्स कहते हैं। फॉर्म ऑफ द फूड आफ्टर डाइजेशन, यहां आंशिक रूप से पचा हुआ जो भोजन है ये क्या कहलाएगा? काइम। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड हियर इज नॉन एज, ये कॉल्ड काइम। यहां आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन काइम कहलाएगा। थर्ड, डाइजेस्टिव ऑर्गन ले रहे हैं, डाइजेशन इन ड्यूडेनम, डाइजेस्टिव ग्लैंड, एक्टिवेशन ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव जूस, मीडियम ऑफ डाइजेशन सेम होंगे जैसा कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में था, सिमिलर टू दोज इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। मीडियम ऑफ डाइजेशन तक एंजाइम्स प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव जूस, वो पैंक्रियाटिक जूस होगा। यहाँ इसमें 2 एंजाइम्स होंगे, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। दोनों की स्ट्रक्चर लगभग समान और कार्य भी दोनों का सेम होता है। बट सदैव जो भी एंजाइम्स होते हैं वो स्त्रवित जो होते हैं वो निष्क्रिय रूप में होते हैं। सक्रिय कैसे बनेंगे? वो कोई न कोई यहाँ एंजाइम आएगा, वो इनको एक्टिव कर देगा, जिसका नाम एंटेरोकाइनेज या पेप्टाइडेज, एंटेरोपेप्टाइडेज नाम होगा। अब देखिए, ट्रिप्सिन इज सीक्रेटेड एज इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन। मैंने कहा है कि किसी भी एंजाइम के लास्ट में जल लग जाए तो वो निष्क्रिय रूप होगा,
यानी ये इनएक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिनोजन। ऐसे काइमोट्रिप्सिन का निष्क्रिय रूप होता है। काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म होती है और काइमोट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन दोनों इनएक्टिव फॉर्म होते हैं, निष्क्रिय रूप होते हैं। इट्स एक्टिवेशन इज डन बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज, जिसका दूसरा नाम है एंटेरोपेप्टाइडेज, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेस्टिनल ग्लैंड्स एंड ड्यूडेनल वाल। ये ड्यूडेनल वाल ग्रहणी के भित्ति द्वारा और पाचकीय ग्रंथियों द्वारा, क्रिप्स ऑफ लिवर गुहन नाम की जो दरारें होती हैं उनके द्वारा ये स्त्रवित किया जाता है। कौन? एंटेरोकाइनेज या एंटेरोपेप्टाइडेज। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिव ट्रिप्सिन, वही पेप्सिन वाली सी बात आ रही है। अगर थोड़ी सी भी मात्रा एक्टिव ट्रिप्सिन की बच जाएगी तो वह स्व उत्प्रेरण के द्वारा देन ऑटोकैटालाइटिकली एक्टिवेट्स एडिशनल ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन। अब यहां देखिए, थोड़ी सी भी मात्रा अगर ट्रिप्सिन की, एक्टिव ट्रिप्सिन एंजाइम की बन गई तो वो ट्रिप्सिनोजन जो बचा हुआ है निष्क्रिय रूप में जो एंजाइम, उसको ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में बदल लेगा और काइमोट्रिप्सिनोजन को भी ये जो निष्क्रिय रूप में जो एंजाइम पड़ा है उसको काइमोट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम में बदल लेगा। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है, एंजाइम है एंटेरोकाइनेज ऑफ द इंटेस्टिनल जूस, ये एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन एंजाइम में बदलता है। एडिशनल ट्रिप्सिनोजन एक्टिव ट्रिप्सिन ऑटोकैटालाइसिस द्वारा थोड़ी सी मात्रा अगर एक बार ट्रिप्सिन की बन गई तो सब उत्प्रेरण के द्वारा ऑटोकैटालाइसिस, ऑटो मीन्स अपने आप, कैटालाइसिस यानी उनको आगे की ओर कैटालाइज करना, धकेलना सक्रिय रूप में ट्रिप्सिन में। ऐसे ही काइमोट्रिप्सिनोजन जो है वो एक्टिव ट्रिप्सिन के द्वारा काइमोट्रिप्सिन में बदल जाएगा। तो ये एक्टिव फॉर्म बदलती हैं। अब एंजाइम्स जो हैं वो अपनी अभिक्रियाएं किस प्रकार से दर्शाते हैं, तो एंजाइम रिएक्शन 6 पॉइंट होगा। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन कन्वर्ट्स प्रीवियसली फॉर्म्ड पेप्टॉन्स, पीछे अपने ड्यूडेनम के नहीं स्टोमक के अंदर पेप्टॉन्स जो बने थे उनको ये आगे तोड़ेगा। रिमेनिंग प्रोटीन्स अप टू लोअर पेप्टाइड जैसे ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड स्टेज के अंदर ये तोड़ने का कार्य करता है। अब देखिए प्रोटीन ट्रिप्सिन जो है वो अल्केलिन, यहाँ आपको पता है ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनम ग्रहणी के अंदर बाइल आ जाता है, पित्त आ जाता है, जिसके कारण से pH 8 बन जाती है, मध्यम क्षारीय हो जाता है। और अमाशय के अंदर HCl था जिसके कारण से मध्यम अम्लीय था, तो एसिड मेटाप्रोटीन बन रही थी, यहाँ पे अल्काली मेटाप्रोटीन बनती है, क्षारीय मेटाप्रोटीन बनती है। और फिर इसके ऊपर ट्रिप्सिन एल्केलाइन मीडियम के अंदर क्रिया जारी रखता है, क्षारीय माध्यम में अपनी क्रिया जारी रखता है। प्राइमरी प्रोटीजेज, सेकेंडरी प्रोटीजेज, पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड और छोटी लोअर पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। जो बताइए ट्राई या डाई पेप्टाइड तक ये तोड़ता रहता है। डाई पेप्टाइड का मतलब 2 पेप्टाइड बॉन्ड है, एमिनो एसिड की संख्या 3 होगी तब 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड बनता है एक एमिनो एसिड का NH2 मिथाइल एमिनो ग्रुप और दूसरे का कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में एन CONH। CONH जो होता है वो एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है। फॉर्म्स ऑफ द फूड आफ्टर डाइजेशन, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड हियर नोन एज काइल। यहां आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाएगा? काइल कहलाएगा ड्यूडेनम में। नेक्स्ट, इलियम के अंदर वही शुरुआत के 4 पॉइंट सेम होंगे जैसे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में था। डाइजेस्टिव ग्लैंड वही होगी। एक्टिवेशन ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव जूस, मीडियम ऑफ डाइजेशन सिमिलर टू दोज इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। एंजाइम्स प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव जूस, एंजाइम्स प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव जूस, और जूस का नाम इंटेस्टिनल जूस होगा या दूसरा नाम होगा सक्कस एंटेरिकस। एंटेरोकाइनेज और इरेप्सिन,
यहाँ एंटेरोकाइनेज और इरेप्सिन, इरेप्सिन इज द ग्रुप ऑफ वेरियस एंजाइम्स जैसे ट्राइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज एंड मोनोपेप्टाइडेज एंजाइमों का एक समूह है। इरेप्सिन दो एंजाइम्स हैं, एंजाइमेटिक अभिक्रिया। एंटेरोकाइनेज या एंटेरोपेप्टाइडेज पेप्टाइडेज कन्वर्ट्स इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन टू एक्टिव ट्रिप्सिन। अगर एंटेरोकाइनेज वापस काम में क्यों आ रहा है यहाँ पर, कि अगर कोई फिर भी निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन के रूप में एंजाइम पड़ा है तो उसको एक्टिव ट्रिप्सिन नामक एंजाइम में बदलता है, जैसा मेंशन्ड अर्लियर, जैसा अपन पहले वर्णित कर चुके हैं। इरेप्सिन ट्रांसफॉर्म लोअर पेप्टाइड्स ट्राई डाइपेप्टाइड्स टू एमिनो एसिड्स मोनोपेप्टाइड वाले में। इसका मतलब दो एमिनो एसिड जरूर बचेगी, डाइपेप्टाइड है, उनको तोड़ेगा एमिनो पेप्टाइडेज तो एमिनो एसिड्स फ्री हो जाएगी। यहाँ देखिए लोअर पेप्टाइड्स के ऊपर इरेप्सिन ट्राइपेप्टाइडेज डाइपेप्टाइडेज युक्त होता है, वो एमिनो एसिड्स में तोड़ता है। एमिनो एसिड्स अगर दो हैं तो उनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड निश्चित रूप से है, CONH है, तो मोनोपेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो फ्री एमिनो एसिड्स में तोड़ देता है। इन दिस वे ऑल द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड आर चेंज टू एमिनो एसिड्स। इस प्रकार से जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो किस में बदल जाती हैं, विभिन्न प्रकार के पाचकीय एंजाइमों के द्वारा एमिनो एसिड्स में। इन दिस फॉर्म दे कैन बी इजीली अब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स। ये इस रूप में एमिनो अम्लों के रूप में आसानी से अंतर्भित्ति की उपकला कोशिकाओं द्वारा आसानी से अवशोषित किए जा सकते हैं। ये तो हुआ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। इंपॉर्टेंट, रुचिकर, इंटरेस्टिंग और आपके फ्यूचर के ग्लोरिफिकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, अब्जॉर्प्शन, डेफिनेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन, साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन, सेम वैसा का वैसा जैसे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में था वैसा का वैसा, सिमिलर टू दोज इन कार्बोहाइड्रेट अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, सिर्फ एमिनो एसिड्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड्स। मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन, एमिनो एसिड्स आर अब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू द पोर्टल ब्लड, हेपेटिक पोर्टल ब्लड, यकृत निवाहिका तंत्र के अंदर पहुंचते हैं। There exist several different carrier system to transport different classes of amino acids। यहां विभिन्न प्रकार के वाहक सिस्टम्स या तंत्र उपस्थित होते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं किनका, इंटेस्टिनल ल्यूमेन के अंदर अंतर्भित्ति के द्वारा हेपेटिक पोर्टल में पाए जाने वाले ब्लड में ले जाने के लिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट में मोबाइल कैरियर काम में आ रहा था, यहां भी सोडियम की आवश्यकता होगी और यहां डिफरेंट एमिनो एसिड्स के लिए डिफरेंट प्रकार के कैरियर सिस्टम काम में आएंगे। यह है मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन। फैक्टर अफेक्टिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स, कौन कौन से कारक हैं जो कि प्रोटीन के अवशोषण को प्रभावित करते हैं। सेवरल फैक्टर, कई प्रकार के कारक होते हैं, लाइक प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेटेज एंजाइम इन द इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स, सोडियम साल्ट्स, विटामिन्स एटसेट्रा इत्यादि। यानी फॉस्फेटेज एंजाइम जो अंतरीय उपकला कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होता है, सोडियम साल्ट्स, विटामिन्स जो है ये प्रोटीन, पचित प्रोटीन या एमिनो एसिड के अब्जॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अब्जॉर्ब प्रोडक्ट्स, अब ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होगा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से तो लीवर में जाएगा और लीवर जो है वो बाकी के शेष अन्य रूपों में इनको एमिनो एसिड्स को बदल देता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। लीवर ये कैपेसिटी रखता है। जैसे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड इंटेक किया, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का निर्माण कर लेगा, पैरिक एसिड का निर्माण कर लेगा, एस्टाइल कोएंजाइम ए का निर्माण कर लेगा। तो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स बनेंगे, वो आगे अपन पढ़ेंगे कार्बन स्केलेटन में।
देन देखिए, फ्रॉम द इंटेस्टिनल ल्यूमेन, आंत्र के अंदर पाए जाने वाले अवकाश यानी आंतरीय गुहा में पाचन हो रहा है, और इंटेस्टिनल वाल के संपर्क में आएंगे, अब्जॉर्बेबल फॉर्म्स होती है वो। एमिनो एसिड्स आर अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड ऑफ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। एमिनो एसिड्स का अवशोषण हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के ब्लड में हो जाता है थ्रो हेपेटिक पोर्टल वेन। अब यहां से हेपेटिक पोर्टल वेन जो होती है वो दीज एमिनो एसिड रीच टू दी लीवर। ये एमिनो एसिड जो होते हैं वो लीवर में पहुंच जाते हैं, किसके द्वारा? हेपेटिक पोर्टल वेन। क्योंकि अब इनके पास में पर्याप्त मात्रा में एमिनो एसिड के साथ ऑक्सीजन नहीं है। वेयर एक्सेसिव एमिनो एसिड्स प्रेजेंट इन द ब्लड इज टेकन अप बाय लीवर सेल्स। जहां पहुंचने के पश्चात जो एमिनो एसिड अत्यधिक मात्रा में हैं उनको यकृत कोशिकाएं अपने अंदर धारित कर लेती हैं, विच ट्रांसफॉर्म देम इन अदर फॉर्म्स। जो यकृत कोशिकाएं होती हैं अब एमिनो अम्लों को अन्य रूपों में बदल देती हैं। जैसे बॉडी के अंदर आवश्यकता होती है उनके अनुरूप लिवर इनको अन्य फॉर्म्स में बदल देता है। जैसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो क्रेब साइकिल चला देगा एस्टाइल कोएंजाइम ए बनाने के बाद में, और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स बना देगा, क्योंकि देयर आर 20 एमिनो एसिड्स इन विच 10 एमिनो एसिड्स आर एसेंशियल, 10 एमिनो एसिड्स आर नॉन एसेंशियल। और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स भी अपनी बॉडी के अंदर अपने आप इटसेल्फ बनते रहते हैं। वो कैसे बनते रहते हैं? या तो लीवर बनाएगा या कोई दूसरे ऑर्गन बनाते हैं। तो ये हुआ मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहले मेरे को प्यारे विद्यार्थियों बोलना चाहिए, और विद्यार्थी भी पीजी के स्टूडेंट हैं या हायर कोई पीएससी की एग्जाम दे रहा है, कोई यूपीएससी की एग्जाम दे रहा है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी के सिलेबस में हैं। सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर पाचन, उनका अवशोषण, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे लिपिड, प्रोटीन लिपिड या फैट हो, सभी का सभी जगह फिजियोलॉजी के अंदर ये सम्मिलित होता है। मैंने इसको अलग ढंग से मेटाबॉलिज्म के रूप में समझाने का आपको प्रयास किया है, शायद आपकी समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ढेर सारे फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री यानी बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के वीडियोस अब लगातार मिलते रहेंगे। और अगर कोई बिंदु कहीं भी समझ में नहीं आए तो मेरे चैनल के आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन है उसका जवाब पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का कई कार्य में व्यस्त दूंगा तो बात अलग है, नहीं तो जवाब निश्चित रूप से दूंगा। और जो विद्यार्थी और जो मेरे प्रिय साथी जो वीडियोज को नियमित रूप से वॉच कर रहे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।